प्रोग्रेसिव वेव। आपको सब कुछ मालूम है इसके बारे में, बस एक बार रीड करूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? तो अगर मैंने आप लोग के सामने ऐसी एक वेव बना दी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं आप लोग के सामने एक वेव बनाता हूँ, ये ऐसे मैं ऐसे वेव बनाता हूँ, मैंने आप लोग के सामने एक वेव बनाई, ठीक है। अब ये प्रोग्रेसिव वेव क्यों है? पहला पॉइंट ये है कि ये प्रोग्रेसिव वेव क्यों है। तो इसमें आप क्या करोगे, हर एक पार्टिकल को देखोगे। देखो पॉइंट नंबर 1, हर एक पार्टिकल को देखो। हर एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये वाला देखो पार्टिकल, इसकी ये तो अभी ज्यादा उछल नहीं रहा है, ये देखो इतना उछल रहा है, ये वाला इतना उछल रहा है, ये वाला इतना जंप कर रहा है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद नीचे भी जा रहे हैं वो लोग। मतलब पहले ऊपर, फिर उसके बाद नीचे। एसएचएम में यही होता है ना, पहले राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या करती है, प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल, प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल क्या करेगा, प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है। तो अगर आप पेज नंबर 131 पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हर एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल, each and every particle performing SHM, performing SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? यहाँ पे ऑसिलेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, इसकी बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट लिखा है यहाँ पे ऑल वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट वेव बनाई नहीं है, पर अगर मैं सपोज करो ऐसी वेव बनाता हूँ आपके सामने, ऐसी 2 वेव बनाया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेव है, बहुत सारी वेव है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि सबका टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड मतलब एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है, एक वेव बनने में सपोज करो 4 सेकंड लगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां से लेके यहां तक इस वेव को बनने में भी 4 सेकंड ही लगा होगा। ये बात की हम लोगों ने टाइम पीरियड की। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव फॉर्म हुई। अज्यूम करता हूं कि एक सेकंड में, तो देखो 4 सेकंड में देखो कितना एक वेव बन रहा है ना, तो एक सेकंड में सिर्फ इतना ही बना होगा। तो एक सेकंड में अगर इतना ही वेव बन रहा है, एक कितना वेव 1/4 वेव बन रहा है, तो हर सेकंड 1/4 वेव ही बनेगा, हर सेकंड 1/4 वेव ही बनेगा। और यहाँ पे बात आती है तीसरी, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड मतलब होता है हाइट। तो अगर आप लोग को देखना है हाइट मतलब ये एक्स एक्सिस से ये वाली हाइट देखो या एक्स एक्सिस से ये वाली हाइट देखो, हर एक वेव की सेम आएगी, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, इसलिए इसको एम्पलीट्यूड बोला। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वाइब्रेशन, ऑफ ईच वाइब्रेशन। ईच वाइब्रेशन मतलब एक वेव की बात करें, ईच वाइब्रेशन इज सेम, ईच वाइब्रेशन इज सेम। ये दूसरी चीज हो गई हमारी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और लास्ट में टाइम पीरियड भी सेम होगा। पहला था कि हर एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म करता है, हर एक पार्टिकल अपना यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म करता है। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है? द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। फिर ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फेज चेंजेस एट एवरी पॉइंट। फेज चेंजेस सिंपल में लिखो तो फेज चेंजेस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या फेज चेंज हो रहा है आप लोग के हिसाब से? आंसर इज यस। कैसे? मैंने आप लोगों को देखो दिखाया था, ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, फिर एक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फिर एक लाइन सपोज करो ये वाली ड्रॉ कर लिया मैंने, और एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया। हर एक लाइन का ना जो एंगल का वैल्यू है अलग अलग है। देखो कैसे, इस वाली लाइन का वैल्यू है 0। इस वाली लाइन का वैल्यू याद करो कितना बताया था मैंने? π/2। इस वाली लाइन का वैल्यू कितना है? पाई। इस वाली लाइन की वैल्यू कितनी है? 3π/2। और फाइनली ये वाली लाइन की वैल्यू कितनी है? 2π। तो हर एक पॉइंट पे एंगल बदल रहा है। फेज मतलब क्या? एंगल।
फेस चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे एंगल यहाँ पे बदल रहा है। जरूरी नहीं है आप स्टैंडर्ड एंगल लो 0 और π/2 के बीच में कहीं यहाँ पे ले लो, तो π/4 हो जाएगा ना। तो जहां भी देखोगे आप एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। मतलब सर, मतलब यहाँ पे आप एक ऐसा पार्टिकल ढूंढ लो। अब यहाँ पे लिखा नो पार्टिकल, नो पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट परमानेंटली, परमानेंटली। इसका क्या मतलब है परमानेंटली? इसका मतलब अगर अगर सोच के देखते हैं, ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, या फिर इसको ना मैं थोड़ा सिनेरियो चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से देखो। हाँ, इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। थोड़ा सा कैसे चेंज करेंगे, ऐसे। ये नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा सिनेरियो को देखो बदलता हूँ। ये, और एक ले लेते हैं हम लोग, ये ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से जर्क्स देना चालू किया, यहां से ऐसे जर्क्स देना चालू किया, ठीक है। ये वेव ऐसे आगे बढ़ेगी यहाँ से, और मैं कंटिन्यूअसली इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो ये वेव आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ पे एक वेव बनेगी, फिर यहाँ पे एक वेव बनेगी, फिर यहाँ पे एक वेव बनेगी, और ऐसे वेव आगे जाते 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 एक टाइम पे यहाँ पे आ जाएगी वेव। अब मुझे क्या देखना है इसमें, ध्यान से देखोगे, अगर मैं जितना ज्यादा, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअसली जाते रहेगी, रुकेगी नहीं बीच में। नहीं रुकेगी का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे होगा नहीं। मतलब इस पार्टिकल की बात करूं, एक सेकेंड बाद ये फिर से उछलेगा, दूसरे सेकंड बाद ये फिर से उछलेगा, मतलब एक पीरियोडिक टाइम के बाद ये वापस से क्या होगा, अगर ये रेस्ट पे आ चुका है, जैसे ये सपोज करो अलग अलग पोजीशन है, जैसे पहले यहाँ पे था, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आ गया, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये ऐसे वेव बनाता है। फिर थोड़े टाइम बाद हो सकता है अगर मैंने इसको नीचे भी किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ऐसी तो वेव बनेगी ना यार, ऐसे ऊपर से नीचे जाएगी। तो कभी पार्टिकल की पोजिशन क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है ना, मतलब कभी वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, परमानेंटली रेस्ट पे तो नहीं जाएगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कभी ना कभी ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, अप डाउन करते रहेगा, राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन वो करते रहेगा। तो कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आएगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। इसका फिफ्थ पॉइंट लिखा है द पार्टिकल्स अटेंड मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन पे ही वो अपनी स्पीड मैक्सिमम करता है। अब आपको डायग्राम में देखा हो मीन पोजीशन तो कहाँ है, मीन पोजीशन वैसे स्टार्टिंग पोजीशन होता है, वैसे मीन पोजीशन मतलब ग्राउंड होता है। हाँ, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। बस एक चीज याद रखो, यहां से जब आप इसको धक्का दोगे तो ये ऊपर जब जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर जाने के लिए धक्का दिया आपने, और यहाँ पे जब प्रेस करोगे तो ये नीचे जाने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक बार वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होती है और एक बार आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होती है। ये छोटी सी चीज याद रखना, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, याद रखना। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब खाली डायरेक्शन बताता है। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज maximum, velocity is maximum at, velocity is maximum at mean position, mean position, mean position मतलब यहाँ से ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोग को। सपोज करो कि ये ग्राउंड है, सपोज करो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर आप खड़े हो और आपके हाथ में एक बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया, तो ये बॉल थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। शेप थोड़ा बड़ा हो गया, एक्चुअली बड़ा नहीं होगा, थोड़ा अज्यूम करते हैं। आपने इसको ऊपर फेंका और ये ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, ऊपर गया, एक टाइम के बाद ये रुक गया यहाँ पे, और बड़ा हो गया यार, ये बड़ा नहीं होता है, हाँ ऐसे अज्यूम करना। तो एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है, एक पोजीशन सी है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, यहाँ पे इस बॉल की स्पीड जिसको आपने ऊपर थ्रो किया, सबसे कम स्पीड कहाँ पे थी, सबसे कम इस बॉल की स्पीड कहाँ पे थी? तीन पोजीशन कहाँ पे होगी सबसे कम स्पीड? सी, सी पे सबसे कम होगी, क्योंकि सी पे जाके शायद से बॉल रुक जाएगा, रुक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर सी पॉइंट पे आपकी स्पीड मिनिमम है तो कौन से पॉइंट पे आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी? ए पॉइंट, ए पॉइंट पे मैक्सिमम होगी।
ए पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये मुझे याद रखना है। और ए पॉइंट एक्चुअली मेरा ग्राउंड है, ए पॉइंट एक्चुअली मेरा ग्राउंड है, और ये ग्राउंड ही है हमारा मेन पोजीशन, ग्राउंड ही क्या है हमारा मेन पोजीशन। अब थोड़ा सा ना एक चीज समझने की कोशिश करना, जैसे पेंडुलम अज्यूम कर लो यहाँ पे, तो पेंडुलम इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद उसको ज्यादा, यहाँ पे आने के बाद उसको ज्यादा क्या मिलती है, ताकत मिलती है। जब वो ग्राउंड पे आएगा तो फिर से फेंकोगे आप इसको, जब वो ग्राउंड पे आएगा तब वापस से उसको ऊपर फेंकोगे ना, तो वहां पे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, मेन पोजीशन पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल दूं क्या, समझा ये कि दूसरा और एग्जाम्पल दूं, ये समझ में समझा, सबको समझा कि किसी को और एक एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास, मेन पोजीशन पे आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, मेन पोजीशन पे आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ड्यूरिंग सिंपल भाषा में लिखता हूं, ड्यूरिंग वाइब्रेशन ओनली wave as energy gets transferred, transferred 3 आर हो गया क्या, डैम, gets transferred, not कौन नहीं जाता है भाई, not the matter, मैटर का मतलब है वो जो रोप है, रोप के पार्टिकल्स अपनी जगह पे सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ आप लोग के साथ, ऐसे कुछ बना रहा हूँ। डोमिनोज मालूम है, डोमिनोज, डोमिनोज मालूम यस है? हाँ सर। अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे बहुत सारे सपोज करो डोमिनोज लिए, और एक को धक्का मारूंगा, एक को धक्का मारूंगा ना, यहाँ पे एक वेव जनरेट होगी यार, ऐसी वेव जनरेट होगी, देखो ऐसे, मतलब ऐसे जनरेट होगी, या फिर चलो उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे जनरेट नहीं होगी, ये थोड़ी सी, ये गिरेगा, ये गिरेगा, मतलब देखो ना, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, तो ये नीचे 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 नीचे, तो ये ऐसी वेव नहीं जनरेट होगी, ऐसी वेव जनरेट होगी ना। तो वेव जो जनरेट हो रही है अभी, जो भी वेव जैसी भी जनरेट हुई, ऐसी वेव बोलो या फिर ऐसी वेव बोलो, जैसे भी वेव जनरेट हुई यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सपोज करो डोमिनो 1 है और ये डोमिनो 10 है, एज्यूम करो, क्या डोमिनो 1 ये जो है यहाँ पे जो है, ये जो पिलर है, ये अपनी जगह से 10 की प्लेस पे गया क्या, नो नहीं, अपनी जगह से नहीं जाता है वो, पर वो क्या करता है, दूसरे को धक्का मारता है, दूसरा वाला तीसरे को धक्का मारता है, चौथा को धक्का मारता है, पांचवा, ऐसे एक दूसरे को ये क्या करते हैं, धक्का मारते हैं और फिर वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से उठ के, मतलब देखो ये रोप है, आपने रोप को क्या किया, यहाँ से जग दिया ऊपर, तो ये यहाँ से ऐसे वेव जनरेट हुई और ये वेव आगे जाएगी, ये भी क्या होगी, ये ऐसे जनरेट किया और ये वेव ऐसी आगे जाती है, ये वेव आगे जाती है, वेव आगे जाती है बोला मैंने, क्या ये जो रोप है, ये रोप यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा कि ये पार्टिकल अपनी जगह पे खाली वाइब्रेट करेगा, ये जो पार्टिकल है ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सोचो, ये सिर्फ अपनी जगह पे ही एसएचएम करेगा, ये अपनी जगह छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ठीक है, रोप के पार्टिकल्स कभी नहीं जाते हैं, रोप जो वेव फॉर्म हो रही है वो जाएंगे वहां से। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ यस सर। इसके बाद 7th पॉइंट लिखा है, द वेव प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम, यहाँ पे लिखा द वेव प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम विद अ सर्टेन स्पीड, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अच्छा ओके ठीक है, क्या बोलना चाहता है ये, वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, सिंपल भाषा में ऐसा लिख सकते हो, वेव वेलोसिटी, सॉरी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी depends upon the medium, wave velocity depends upon the medium, depends upon the medium, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करता है भाई। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल एग्जांपल भी देता हूँ मैं तुम लोग को, मैं वैसे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंसान को भी पकड़ ले तो वो भी एक वेव ही है, आगे एक चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज है सब वेव है, सब वेव है। तो अभी फिलहाल के लिए सोचो, यहाँ पे
यहाँ पे ये जो पूरा सरफेस है ना, ये पूरा सरफेस मतलब ये चीज, ये पूरा हवा है, मतलब ये पूरा एयर है, पूरा एयर है, ठीक है। और इसके बाद वाले जो सरफेस ले रहे हैं हम लोग, ये वाला जो सरफेस है ये पूरे पानी है, ये पूरा पानी है, पानी पानी पानी। और यहाँ से एक्चुअली एक रेस हो रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये रेस, ये जो पॉइंट ए पे एक पर्सन खड़ा है ना, इसको पहले एयर से पास होना पड़ेगा और फिर वाटर से पास होना पड़ेगा। और ये अपनी जितनी जान हो सके उतनी जान लगा के दौड़ रहा है। एयर और वाटर में दोनों की स्पीड अलग होगी कि सेम ही होगी? एयर और वाटर में भाई की स्पीड सेम होगी कि अलग अलग होगी? और अगर सेम है तो क्यों सेम है, अलग है तो क्यों अलग है? मतलब ये जो पर्सन है ये इसमें से भी दौड़ेगा और इसमें से भी दौड़ेगा, दोनों केस में जान लगा के दौड़ रहा है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करो ये चेम्बर ए है या चेम्बर 1 है, ये चेम्बर 2 है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, चेम्बर 1 में भाई साहब की स्पीड ज्यादा है कि चेम्बर 2 में भाई साहब की स्पीड ज्यादा है? किसमें ज्यादा है, 1 में या 2 में? स्पीड ज्यादा किसमें? या फिर दोनों में, चेम्बर 1 और चेम्बर 2 में से दौड़ेगा तो चेम्बर वन में जो स्पीड होगी और चेम्बर 2 में जो स्पीड होगी दोनों बराबर होगी। पहले चेम्बर में पूरा हवा है, दूसरे चेम्बर में पूरा पानी है, उसको ए से बी जाना है, तो किसमें स्पीड कम, किसमें स्पीड ज्यादा? किसमें स्पीड ज्यादा? एयर में स्पीड ज्यादा होगी और वाटर में कम। तो आपको ये एग्जांपल से ये तो पता चल गया होगा कि किसी चीज की वेलोसिटी उस मीडियम पे भी डिपेंड करती है, आपका जो मीडियम है कैसा है। वैसे हवा की बात करूँ ना, 11th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम बोलते हैं। अगर ये रेयरर मीडियम है तो वाटर क्या हो गया इस टाइम पे? डेंसर। डेंसर मीडियम। अब ऐसा अगर कोई है जिसको रेयरर और डेंसर नहीं मालूम है, उसके लिए बता दूं मैं, रेयरर मीडियम मतलब होता है जो लाइट इन वेट होता है, मतलब ये हल्का होता है, थोड़ा सा हल्का मीडियम है ये। तो डेंसर, डेंस हैवी होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है। तो मीडियम अगर बदल जाएगा तो आपकी स्पीड भी बदल जाएगी। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 हम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सबको समझा पॉइंट नंबर 7? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े हम लोग, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है आपकी बुक में? चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 8। मेन तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, उसमें से आपको एमसीक्यूज आते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स ही है, और 9th और 10th पॉइंट में दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैं पॉइंट नंबर 8 में ही एक ही बार में काम तमाम कर रहा हूँ। सुनो, अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव की क्या स्पेशलिटी है? ट्रांसवर्स वेव की क्या स्पेशलिटी है भाई? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल वेलोसिटी है, फिर से सुनना, ट्रांसवर्स वेव की स्पेशलिटी सुनो। देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से लिखता हूं, सुनो। मैंने बोला ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें उल्टा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है, वो रोप वाला एग्जांपल जो मैं कब से बता रहा हूँ आप लोग को, वो ट्रांसवर्स वेव है। और क्योंकि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो साउंड वेव क्रिएट हो रही है ना, तो साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है? लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। बस इतना चीज याद रखेंगे हम लोग की ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रो, क्रेस्ट एंड ट्रो, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको डीप में समझाया था थोड़ा बहुत। क्रेस्ट और ट्रो फॉर्म होते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या फॉर्म होते हैं, किसी को याद है नाम? एक में क्रेस्ट और ट्रो फॉर्म होते हैं, तो इसमें क्या फॉर्म होगा? एक में क्रेस्ट और ट्रो, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, बोलो? में क्रेस्ट और ट्रो रेरफैक्शन और वो कंप्रेशन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लिख लेते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, रेयर
रेयरफैक्शन लिखा ही नहीं जा रहा है आगे, तो अब समझ जाओ ये क्रेस्ट रो है और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन। पर अगर मैं भी इसके डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम थोड़ा सा अलग आता ही है, मतलब कैसे अलग आता है वो भी दिखाता हूँ। देखो तुम लोग ने वो भी देखा ही हुआ है, देखते हैं। देखो अगर मैंने एक वेव बनाया ऐसे, तुम लोग देख के बता दोगे कि ये ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है। कौन सी वेव है ये, कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव है। अब इसका रीजन क्या है वो बताता हूँ। ये जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये जो एरो बताया मैंने, ये बताया वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब वेव जा रही है राइट में। अब एक चीज बताता हूँ, ये बताया मैंने, ये क्या एरो बनाया मैंने, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव ऐसे जा रही है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव है। ऊपर जो चीज दिख रही है ये हमारा क्रेस्ट होता है, जो नीचे चीज दिख रही है ये हमारा रो होता है। तो एक क्रेस्ट होता है और एक रो होता है। ये मेरा कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है। पर अगर अभी आप लोग के सामने मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, कैसे बनाऊं, ऐसे बुक में हमारे ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है। ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स दूर दूर और कुछ मॉलिक्यूल्स नजदीक, बहुत नजदीक। ये आपको अंदर से खोखला बना सकता है। शी, कितना गंदा जो। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, नाम बता दो इसका। पहले वाले का नाम क्या है, कंप्रेशन है ना। ये पहले जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, इसका नाम क्या है, कंप्रेशन है ना। रेयरफैक्शन। ये रेयरफैक्शन है। और ऊपर वाले का नाम क्या है, कंप्रेशन। तो ये वेव देख के तो मैं बता सकता हूँ ना। और यहाँ पे एक चीज सुनो, यहाँ पे मैं दो एरो बनाऊंगा, एक एरो ये बनाऊंगा और एक एरो ये बनाऊंगा। एक एरो ऊपर वाला, एक एरो नीचे वाला है। और खुशी की बात यह है यहाँ पे कि नीचे वाला है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ऊपर वाला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, पर यहाँ पे एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स में डाल दिया और इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में डाल दिया। तो ये आपके यहाँ पे 9 और 10 पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देता है आपकी बुक में। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ाने से पहले एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग पेज नंबर, एक सेकेंड, कहाँ गया स्टेशनरी वेव, प्रॉपर्टीज बता रही है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, फिर स्टेशनरी वेव। ओके, तो आप लोग पेज नंबर आओगे 139 पे, पेज नंबर 139 पे आओगे। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव बताऊंगा अभी। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव की तरफ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी क्या है। स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 उसकी डेफिनेशन ही दी है। लिखा है कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ईदर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओहो, इतना बड़ा। सबसे पहली बात, स्टेशनरी वेव की अगर बात हो रही है, स्टेशनरी वेव्स की अगर बात हो रही है, तो अपने को याद क्या रखना है, जो दो वेव होनी चाहिए आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब टू आइडेंटिकल वेव्स, टू identical waves, two identical waves traveling along the same path, traveling along same path, traveling along same path, but in opposite direction, but in opposite direction, opposite direction में जानी चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन जानी चाहिए, सेम पाथ में होनी चाहिए और आइडेंटिकल वेव होनी चाहिए। जब आइडेंटिकल वेव यहाँ पे लिखा है ना, तो आइडेंटिकल वेव का मतलब है वो लोग का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, वो लोग की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है।
पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज द रिजल्टेंट वेव इज फॉर्म्ड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। एकदम फालतू सा पॉइंट है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में मैं दो चीज बता देता हूँ। मतलब अगर आपके पास दो ट्रांसवर्स वेव है, दो ट्रांसवर्स वेव मिलके ट्रांसवर्स मिलके मतलब सुपर इम्पोज करके टू ट्रांसवर्स वेव सुपरपोज विथ ईच अदर। अगर दो ट्रांसवर्स वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे तो वो लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनाएंगे, स्टेशनरी वेव्स बनाएंगे। तो थर्ड पॉइंट तुम लोग बताओ ना मुझे एग्जैक्टली सेम। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अगर मेरे पास दो लॉन्जिट्यूडनल वेव है और वो लोग क्या कर रहे हैं, सुपर पोज हो रहे हैं या सुपर इम्पोज कर रहे हैं विथ ईच अदर, तो ये लोग क्या बनाएंगे फिर? देन ये लोग क्या बनाएंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। क्या बनाएंगे? लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव बनाएंगे, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनाएंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट एकदम फालतू। पर मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से, हम लोगों ने जितने भी स्टेशनरी वेव पढ़े, हम लोग ने कहाँ कहाँ स्टेशनरी वेव पढ़े? स्ट्रिंग के बीच में स्टेशनरी वेव पढ़ा, या फिर ओपन पाइप में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, या फिर हम लोगों ने क्लोज पाइप के अंदर पढ़ लिया। बोलो, पढ़ा ना दोनों? ये कौन से स्टेशनरी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है? कौन से स्टेशनरी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है? बताओ। ट्रांसवर्स। सबको समझ में आया? ट्रांसवर्स ही है ना सब जगह यार, कौन सा है? बोलो बोलो भाई। ट्रांसवर्स। सबको समझ में आ गया? एवरीवन? ये थर्ड पॉइंट था, ट्रांसवर्स ही बनाया हम लोगों ने। जितना भी पढ़ा सब ट्रांसवर्स पढ़ा, लॉन्जिट्यूडनल नहीं पढ़ा। लॉन्जिट्यूडनल मतलब मुझे फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन दिखाना पड़ता, और मैंने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं दिखाया। मैंने क्या दिखाया भाई? क्या दिखाया बोलो? मैंने दिखाया सब क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में दिखाया। अब यहाँ पे ना और चीज भी दी है उसके अंदर कि when transfer stationary wave is produced on a string, some points on the strings are motionless, the points which do not move are called nodes। ये एक्चुअली ना देखो, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे बात कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिखाता हूँ तुम लोगों को। ऐसे पॉइंट्स मालूम है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इवन चलो ये वाला पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ये पॉइंट ना अपनी जगह से इतना ऊपर उछल चुका है, ये वाला पॉइंट इतना ऊपर उछला, ये वाला पॉइंट इतना ऊपर उछला, पर ये उछल ही नहीं रहा है। जो पॉइंट्स नहीं उछलते हैं वो मोशनलेस पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम लोग ने स्टडी कर लिया है, क्या बोलते हैं? नोड्स। तो जो पॉइंट उछल रहा है अपनी जगह से भाई, जो उछल रहा है, पर उसका जो जंपिंग हो रहा है एकदम मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जंपिंग भाई। ऐसे वाले पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी नोड। क्या सबको ये समझ में आया है? फोर्थ पॉइंट। और ये जो वेव बनाया, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनाया, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनाया। और यहाँ पे लिखा है कि दीज आर सम, देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग व्हिच ऑसिलेट विद ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड। तो जो सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड होगा वही एंटी नोड क्रिएट करेगा, ये याद रखना। यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट विद द वैल्यूज एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to a। मतलब एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में वो जो पार्टिकल आपका जंप करता है, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में, एक नोड और एंटी नोड के बीच में, देखो ये नोड है और ये एंटी नोड है, इसके बीच में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो ए हो सकता है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? 0। तो जीरो से लेके ए तक उछल सकता है। इतना क्लियर है सबको?
आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडिनल वेव सुपर इम्पोज, ये बता दिया मैंने। द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जीरो, उसको नोड बोलेंगे, और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसको एंटी नोड बोलेंगे। मतलब बहुत नई बात बता दिया इसने फिर से, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आल्सो, फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आल्सो, जहां पे आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड दिखेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं भाई, नोड्स बोलते हैं। और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखेगा वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड। गूगल पे जाओगे तो ऐसे ही बोलेगा ये, एंटी नोड। फोर्थ पॉइंट हो गया क्लियर, एकदम फालतू सा पॉइंट, ठीक है। मतलब ठीक है, फालतू नहीं है, ठीक है, मान लिया, एग्जाम में लिख के आओगे तो मार्क्स भी मिलेगा इस पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जितने में भी बता रहे थे ना कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, पर जो अभी जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैं, वो सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे पॉइंट नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाय 2 एंड the distance between any two consecutive node is lambda by 2 and distance between two consecutive antinode is lambda by 2। मैं आप लोगों के सामने पहले वेव फॉर्म करता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नोड चाहिए या फिर एंटी नोड चाहिए, तो मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। देखो एक सेकेंड, हाँ अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे ना स्टेशनरी वेव बना रहा हूँ, स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है। अब नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस देखो, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, बोलो। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2। क्या सबको समझा? ये भी नोड है, ये भी नोड है, और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। सबको क्लियर है? हाँ। अब एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखो, देखो ये। अब हो सकता है तुम लोग के डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो, समझ रहा हूं मैं, इसलिए देखो मैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं तुम लोग के लिए। मतलब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये लास्ट वाला पार्ट। और आपको मालूम है जो 1/4 होता है वो कितना होता है, ये होता है लैम्डा बाय 4, हाफ लैम्डा बाय 2 प्लस हाफ लैम्डा बाय 2। वेरी गुड। ये एक्चुअली देखो, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, टोटल कितना हो गया, मतलब इधर एक नोड, इधर एक एंटी नोड है, इधर एक एंटी नोड है, तो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2। कितना होगा, लैम्डा बाय 2। सबको समझ में आया ये? तो बुक में यही बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड या एंटी नोड ही लेना है। अब ये वर्ड क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, दो वर्ड यूज करते हैं, बोलो। एक यूज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं वो लोग, सक्सेसिव। सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर। मतलब एक नोड के बाद नेक्स्ट नोड यहाँ पे आया ना, उसका डिस्टेंस देखना है। मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अच्छा एक नोड ये, एक नोड ये भी तो नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे? पर मुझे जो नोड लेना है वो कौन सा है, एक के बाद एक, इसके बाद यहाँ पे, तो वो नोड के बीच का डिस्टेंस देखा मैंने। सबको क्लियर है? लैम्डा बाय 2 होता है कॉन्जिक्यूटिव नोड का डिस्टेंस लो, या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड का डिस्टेंस लो। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट नंबर 6 में वो एक्सप्लेन कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है तुम लोगों को? एनीवन? सॉरी क्या बोले दिलीप? हाफ लैम्डा बाय 2, मतलब लैम्डा बाय 4 ना मेरे भाई, लैम्डा बाय 4। तो अभी ना जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, उसमें बोलेगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सुनना,
मैंने बोला दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा कितना हो गया बताओ? और ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये जो दिया है ना तुम लोगों को 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली लैम्डा बाय 2 दिया है। कैसे सर जी? मैंने बोला दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर, ऐसे निकालना होता है। आपको समझा? हाँ सर। और ये वाला पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड कितना होता है? लैम्डा बाय 4 होता है, ये याद रखना है आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस, ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थोड़ा पॉइंट नंबर 7 ना ध्यान से सुनो, एक सेकंड, ये जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से? ये जाएगा कि नहीं यहाँ से? ओके ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है कि हर एक पार्टिकल जो है, देखो ये पार्टिकल बोलो, ये पार्टिकल बोलो, या फिर ये पार्टिकल बोलो, सब वाइब्रेट कर रहे हैं, सबकी एम्पलीट्यूड अलग अलग है पर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, एम्पलीट्यूड 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 डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, पर सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, ये याद रखना है। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर 7 तो इधर बता दिया मैंने, बुक में आपके 7 दिया है, मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। पॉइंट नंबर 7 इस बुक में दिया है, दो ऑल द पार्टिकल्स possess energy, there is no propagation of energy, the wave is localized and its velocity is 0, therefore we call it a stationary wave। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे हर एक पॉइंट के पास एनर्जी है, क्योंकि एम्पलीट्यूड है ना, एक्चुअली एनर्जी के फॉर्मूले में ही एम्पलीट्यूड आता है। अब अपने को वो चीज दी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनकेस नहीं है तो फिर भी ऐसे मैं बता देता हूँ, सुनो 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 मेरे भाई सुनो। क्या मुझे अभी एक फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया है, पता है इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर पर यूनिट एरिया। चलो मैं इसको पावर भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एनर्जी लिख रहा हूँ। और आई मतलब इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। चलो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ले लेता हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ऊपर एनर्जी लिखा है मैंने, ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी और फिर इसका भी तो रिलेशन बना ना, मतलब एनर्जी के फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आ रहा है, एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड आ रहा है। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सबके पास, हर एक पार्टिकल के पास क्या है? एम्पलीट्यूड है, तो एनर्जी होना ही होना है। अगर एम्पलीट्यूड है तो एनर्जी होना ही चाहिए, पर एनर्जी होने के बावजूद भी, एनर्जी होने के बावजूद भी ये वेव्स आगे नहीं बढ़ रही है। जितने टाइम में यहाँ से एक वेव फॉर्म हो जाती है ना, उतने टाइम में यहाँ से एक वेव फॉर्म हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वेव खाली अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती है। इसकी वेलोसिटी 0 है, नाम ही है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी ऐसे लगता है 0 है, और इसीलिए इसीलिए हम लोग जो इसका v का फॉर्मूला निकालते हुए देखो ना, सबसे अलग है, √T/m। टेंशन चाहिए और मास पर यूनिट लेंथ चाहिए होती है, वरना एक v का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? देखो v का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक v का फॉर्मूला होता है n लैम्डा। ये जो v इज इक्वल टू n लैम्डा है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये वेव की वेलोसिटी है, हमेशा याद रखो। और वेव, हाँ w यहाँ पे वेव है, यहाँ पे ये ओमेगा है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है। ये मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेलोसिटी पार्टिकल की है। एंट्रेंस एग्जाम में सब कुछ दे देगा और बोलेगा कि वेव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द वेव का रेशियो निकालो। तो वेव के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, पार्टिकल के लिए ये अप्लाई करना, दोनों को कुछ आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड कर लेना, और फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी सेम होती है कि अलग अलग होती है? किसी ने पूछ लिया तो पार्टिकल वेलोसिटी और
वेव वेलोसिटी सेम होती है कि अलग अलग होती है? पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग ही हुए ना। क्या इतना सोचते हो? पता नहीं क्या ही सोचते हो। तो पॉइंट नंबर 8 यही बोलना चाहता है कि वेव के पास एनर्जी है पर वेव प्रोपोगेट नहीं करती है। मतलब वेव हैज एनर्जी, वेव हैज एनर्जी, वेव हैज एनर्जी, बट इट इज नॉट प्रोपोगेटिंग, बट इट इज नॉट propagating, but it is not propagating. अगर ये मूव ही नहीं कर रही है, ट्रैवल ही नहीं कर रही है, hence its velocity is localized. localized मतलब एक ही जगह पे। इसकी वेलोसिटी खाली ये ऊपर नीचे जो हो रही है ना, वही वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। hence the name stationary wave, hence the name stationary wave, stationary वेव। तुम लोग को पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा आवाज नहीं आ रही है मेरी? मतलब बहुत ज्यादा डीप, बहुत शांत। छोड़ो, जाने दो, तुम लोग से नहीं हो पाएगा, जाने दो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड वाइब्रेट इन फेज, देयर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू another particle. All the particles in the same loop are in the same phase of oscillation which reverses for the adjacent loop. अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक वर्ड होता है इन फेज जो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है, और एक वर्ड होता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज इसका क्या मतलब है? देखो इन फेज का मतलब है ना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब अपने आप को रिपीट करने चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली रिपीट करने चाहिए, तब जाके बोलूंगा कि मैं जो वेव है वो इन फेज में। आउट ऑफ फेज में क्या होगा? रिपीट नहीं करनी चाहिए, दे डू नॉट रिपीट। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट, 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 वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन अलग होगी और एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। आप लोग के मन में आ रहा है कि अगर मेरे सामने क्वेश्चन आ गया सेम फेज, आउट ऑफ फेज, इन फेज, ये सब आ गया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आप लोग को और समझाने की कोशिश करता हूं कौन से पॉइंट इन फेज में होंगे, कौन से पॉइंट आउट ऑफ फेज में होंगे। चलो ट्राई करते हैं समझने का। अब यहाँ पे बनाएंगे हम एक वेव, सेकेंड वाली वेव तो उछल ही नहीं पा रही है। ठीक है, अब थोड़ा सही बना। मैं ना कुछ पॉइंट्स की ना नेमिंग करता हूँ, यहाँ पे सुनो, ये कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं मैं आप लोग को। ये पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स, अभी मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए मुझे बताने के लिए कि हाँ ये 2 पॉइंट एक दूसरे से इन फेज में है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से आउट ऑफ फेज में है। ऐसे मिनिमम मेरे पास 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं, कौन से पॉइंट आउट ऑफ फेज है। ठीक है, नेमिंग करना है तो मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। आधे लोग सोच रहे क्या ही कर रहे हैं सर जी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन फेज में कौन कौन है। इन फेज, इन फेज सबसे पहले बात करता हूं मैं ए और ई की, ए एंड ई। इन फेज का मतलब होता है, देखो ए वाला जो पार्टिकल है अभी ऊपर जाने वाला है, ई वाला पार्टिकल भी ऊपर जाने वाला है। ए वाले पार्टिकल ऊपर जाने मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसका भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसका वेलोसिटी ऊपर, इसका वेलोसिटी ऊपर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। इसका मतलब ये सेम ही चीज, जो
जो पार्टिकल, सुनना ध्यान से, जो पार्टिकल ए पे खड़ा है, जो पार्टिकल ए पे खड़ा है और जो पार्टिकल ई पे खड़ा है, वो दोनों सेम चीज रिपीट करेंगे। जो पार्टिकल ई पे खड़ा है, मतलब जो रोप पे पॉइंट ई पे खड़ा है, रोप पे पॉइंट ई पे खड़ा है, और जो रोड पे पॉइंट ए पे खड़ा है, दोनों के दोनों सेम पैरामीटर को क्या करेंगे, दोनों को दोनों सेम पैरामीटर को, ये क्या अपने आप बंद होता है क्या, एक सेकंड रुको यार। लिखा है टर्निंग ऑन पर्सनल हॉटस्पॉट फॉर टू लॉन्ग मे क्रिएट बैटरी कंजप्शन। अरे भाड़ में जा। हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था आप लोगों की पार्टिकल जो पोजीशन ए है वहां पे एक पार्टिकल है और एक पोजीशन ए है वहां पे एक पार्टिकल है, दोनों के दोनों सेम पैरामीटर फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली रिपीट करेंगे। मतलब सर ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये नीचे जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये नीचे जाएगा। एक्चुअली नीचे जाने वाला तो देखता ही नहीं है, देख रहे ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाना चाहिए, बस ये ऊपर जा रहे तो इन फेस। और ये इन फेस देखता हूं मैं ना, एक कैपिटल टी के बाद मुझे दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? कैपिटल टी के बाद मुझे दिखाई देता है। ठीक है, कैपिटल टी मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? 2 पाई का है। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। सिमिलरली एक और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ई को देख लो, आई को देख लो। आई भी यहाँ से ऊपर जाएगा, ई भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ई और आई को भी ले सकते थे, ई एंड आई। सिर्फ मैं मतलब जो मेन पोजीशन पे उसको ही नहीं लेता, हाँ मैं बी और एफ को भी ले सकता हूँ, क्योंकि बी भी नीचे जाएगा, एफ भी नीचे जाएगा। सिमिलरली सी और जी को ले सकता हूँ, जी भी नीचे जाएगा और सॉरी सी भी नीचे जाएगा और जी भी नीचे जाएगा। फिर डी और एच को ले सकता हूँ। खाली देखो सबके बीच में डिस्टेंस टाइम पीरियड का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? टाइम पीरियड का, या तो टाइम पीरियड का या फिर लैम्डा का, ये होना चाहिए। आई होप आप लोग को ये इन फेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबको क्लियर है इन फेज? आउट ऑफ फेज में एकदम अपोजिट काम करना चाहिए। ये आउट ऑफ फेज वाले बंदे वो हैं कि रोड पे लिखा रहता है कि वहां पे पेशाब करना मना है और वो वहीं पे मूतेंगे साले, शर्म भी नहीं आती है वो लोग को। वहां पे लिखा है थूकना, थूकेंगे। जैसे दिलीप, जैसे उल्लास, ये लोग वही करते हैं। जब मना करूंगा ना तो वही करेंगे। अभी मैं बात करूंगा फिलहाल के लिए, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मतलब। यहाँ पे बात करूंगा अभी फिर से ए पॉइंट की। ए पॉइंट के साथ ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आउट ऑफ फेज में एग्जैक्टली ऑपोजिट फैशन फॉलो करना चाहिए? तो वो है पॉइंट सी। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बोला पॉइंट ए के साथ ऑपोजिट फेज में पॉइंट सी है, ए एंड सी। हाँ, ए एंड सी। कैसे सर? पॉइंट ए ऊपर जा रहा है, पॉइंट ए नीचे जा रहा है, एकदम ऊपर। पॉइंट ए की वेलोसिटी ऊपर, पॉइंट सी की वेलोसिटी नीचे। सिमिलरली दूसरा कोई बताना है तो बता सकते हो, जैसे बी वाला। देखो बी नीचे जा रहा है पर यहां से डी अब जाएगा ऊपर, बी नीचे जाएगा, डी जाएगा ऊपर, तो बी एंड डी, बी एंड डी। सिमिलरली एफ की बात करते हैं। एफ से कौन नाता रख रहा है तुम लोग बताओ? एफ से नाता रखने वाले कितने लोग हैं? एफ से नाता रखने वाले कितने लोग हैं तुम लोग के हिसाब से? एच। 2। देखो एफ के साथ एच भी आएगा, एफ के साथ एफ एंड एच आएगा, और एफ के साथ डी भी तो आएगा, एफ एंड डी। कैसे सर? डी जाना चाहता है ऊपर, एफ जाना चाहता है नीचे। एफ जाना चाहता है नीचे, एच जाना चाहता है ऊपर, एग्जैक्टली ऑपोजिट नेचर के हैं। ठीक है। सिमिलरली और आगे भी ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, ये एल भी बोल सकते थे, एफ एंड एल। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव की बात करेगा तो आगे पीछे देखने का, और ऐसे वर्ड बोला ही नहीं कॉन्जिक्यूटिव तो कितने भी देख लो आप, सब देख सकते हो। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया? इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ फेज का? और यहाँ पे आउट ऑफ फेज के लिए टाइम पीरियड कितना चाहिए, या फिर हाँ पहले आउट ऑफ फेज के लिए टाइम पीरियड कितना चाहिए? आउट ऑफ फेज के लिए टाइम पीरियड कितना चाहिए? अब ये ड्रैगन लग रहा है मुझे, धीरे धीरे जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो पोकेमोन बनाने लगूंगा मैं। आउट ऑफ फेज के लिए देखो ना टाइम पीरियड कितना लग रहा है। आधी वेव के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है, क्या सोचते हो तुम लोग? T/2 लगता है। यहाँ पे एंगल 360 लगा तो यहाँ पे 180 लगेगा। 180 मतलब पाई लगेगा, है ना? 180 मतलब क्या लगेगा? पाई लगेगा। और बस इतना ही। एंगल पता होना, टाइम पीरियड पता होना चाहिए।
सॉरी। और यहाँ पे जैसे लैम्डा है तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। सबको समझा? एवरीवन, इन फेस क्या होता है, आउट ऑफ फेस क्या होता है? सबको ये डाउट, मतलब सबको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया? अभी बता दिया मैंने क्योंकि आएगा वो आगे चल के। आगे बढ़े हम लोग, बोलो बच्चों। यस सर। हाँ सर। चलो अब हमारी बुक का हम एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब ये सेकेंड लास्ट है। लास्ट मतलब एकदम बुक के लास्ट में जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि है ही नहीं वो एक्चुअली 11th में होता है, म्यूजिकल नोट्स वगैरह अपने को नहीं है इस साल, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं है, मोस्टली तो नहीं आता है। तुम लोग फिर भी अपने साइड से एक बार रीड कर लेना, ठीक है? एक बार अपने साइड से रीड कर लेना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वो लिखा है टिम्बर, लिखा है टिम्बर के बाद क्वालिटी ऑफ साउंड, ये सब एक बार रीड कर लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, रीडेबल है वो। तो मैं जो फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में इस पे एमसीक्यूज आते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या वर्ड बोला मैंने? मैंने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव। अच्छा, सबसे पहली बात ना, एक चीज तुम लोग याद रखोगे, अभी मैं तुम लोग को 7th चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वेव ऑप्टिक्स, तो उसमें भी बताऊंगा, बस अभी के लिए फिलहाल याद रखो कि जो एक वेव है ना, वेव वो 3 नेचर शो करता है। कितना नेचर शो करता है? वेव 3 नेचर शो करता है, वो आप याद रखोगे, रैट, चूहा। वेव 3 नेचर शो करता है, रैट। कोई है जिसको रैट का फुल फॉर्म मालूम है? कोई है हमारा धुरंधर? धुरंधर नहीं होता है, धुरंधर होता है। कोई है धुरंधर जो रैट का फुल फॉर्म बता दे? एनीवन? एनी धुरंधर आउट देयर? जिसमें है दम वो ही है बाजीराव सिंघम। कोई है बाजीराव सिंघम की, मैं बताऊं? सर नहीं आप है। ही बता दो। तो एक वेव मैंने बोला 3 प्रॉपर्टी शो करता है नेचर में। एट द पहला वाला तो रेडिएट, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सेकेंड वाला है एब्जॉर्प्शन, और ट्रांसमिशन। और सेकेंड लास्ट वाला है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। अब खुशी की बात यह है कि हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी वेव है वो 0% एब्जॉर्ब हो रही है, और दो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में तो होती है, पर इसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? और एब्जॉर्प्शन वाला पूरा जो पार्ट है हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ लिया है। थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग का बाकी है थर्मोडायनामिक, तो थर्मोडायनामिक में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग को सिर्फ अभी इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो टॉपिक नंबर आपका 6.3 है, उसमें आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव बताया। सुन लो अभी ध्यान से, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो मुझे वैसे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है, पर रिफ्लेक्शन अभी 2 सरफेस के बारे में बताएगा। रिफ्लेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है आपको 2 सरफेस के बारे में। तो पहले सरफेस नंबर 1 की बात करते हैं। मतलब पहले क्या बता रहा है वो? पहले बता रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव बता रहा है। वो भी क्या बता रहा है वो भी सुनना। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऊपर टॉपिक लिखना इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोनों चीज मैं वही लिखने वाला हूँ यार, कुछ अलग नहीं लिखने वाला हूँ, पर सुनना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूं मैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांस ट्रांस ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सॉरी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। फ्रॉम, पहला रेयर बता रहा हूँ मैं, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, मीडियम, ठीक है? तो इसके लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा एक, अज्यूम कर लो कि एक वॉल है, अज्यूम कर लेते हैं कि एक वॉल है भाई, एक वॉल है, लो भाई ये वॉल है, ये एक वॉल है, मैंने इसको वॉल अज्यूम कर लिया। और इस वॉल से
हमने एक थ्रेड लगाया, क्या लगाया भाई, ओ भाई थ्रेड लगाया यहाँ पे, ये एक थ्रेड है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक वेव भी जनरेट की है, ऐसे ऐसे वेव जनरेट की है मैंने। इसका नेक्स्ट सिचुएशन देखना है मुझे, थोड़ा वेव इक्वेशन भी समझ लो यार, अब इतना पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करो। सुनो, क्योंकि यहाँ पे एक वेव जनरेट हुई है, इस वेव के पास एम्पलीट्यूड प्लस ए है, तो इस वेव की, और ये वेव जाके इस वॉल को हिट करेगी। यहाँ पे सर रेयर मीडियम क्या है, अभी ये जो वेव बनी है फिलहाल, ये जो वेव बनी है फिलहाल हवा में बनी है, तो मतलब ये अभी फिलहाल रेयर मीडियम में, कहाँ पे ये रेयर मीडियम में, ये जाके वॉल को टकराएगी। वॉल कैसी मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो पहले मैं सिचुएशन सिखा रहा हूं कि एक वेव जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करती है तब उसका क्या हादसा होता है, उसके साथ क्या घटना घटित होती है। ठीक, कितनी मस्त हिंदी बोल दिया मैंने। तो जो इवेंट है वो चेक करना है मुझे ना। तो अब ये वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, थोड़ा सोचो, ये वेव राइट की तरफ जा रही है। क्या मेरे पास एक इक्वेशन है वेव का, इक्वेशन ऑफ वेव बताओ यार पहले तुम लोग मुझे, इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बताओ, इक्वेशन ऑफ वेव बताओ। चलो, क्या इक्वेशन ऑफ वेव कुछ ऐसा दिखाई देता है, y इज इक्वल टू a साइन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। बोलो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। क्या ये देखा हुआ है पहले कभी, सोचो पहले, देखा हुआ है? ये तुम लोग जब तक बोलोगे ना तब तक रात हो जाएगी, हाँ या ना तो बोलना है, माइक ऑन करने का हाँ बोलने का। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वेव है राइट में जा रही है, ये वेव जा रही है जो मैंने अभी बनाया तुम लोग के सामने, ये वेव राइट में जा रही है। तो अगर ये वेव राइट में जा रही है, तुम लोग मुझे बताओगे कि बीच में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बीच में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताओ। मतलब मुझे लिखना है, ये वेव जाके वॉल को हिट करेगी, ये वेव जाके वॉल को हिट करेगी, मतलब स्ट्राइक करेगी, इसलिए मैं इस वेव को बोलता हूँ इंसिडेंट वेव। पॉजिटिव। शी रॉन्ग है, गलत। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो जा रही है वेव, वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताया तो था यार तुम लोग को, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही तो नेगेटिव लिखने का बीच में, पर मेरा मेन एम ये नहीं है, ये तो मैंने इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखा, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखा। मुझे रिफ्लेक्टेड वेव चाहिए, उसका इक्वेशन चाहिए। फिलहाल जो मेरे पास वेव है वो क्रेस्ट है, वो क्या है, क्रेस्ट है। अब इसका क्या हाल होगा वो चेक करना है। तो थोड़ा सोच के देखते हैं, थोड़ा सोच के देखते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल जो वेव बनी है वो रेयर मीडियम में और जाएगी डेंसर मीडियम में। तो जैसे ये वॉल को टच करती है ना, जैसे ये क्या करेगी, वॉल को टच करेगी, जैसे वॉल को टच करेगी तो वॉल क्या करेगा, वॉल इसको धक्का देगा, क्योंकि वॉल भारी है ना, वॉल इसको धक्का देके ऊपर से इसको प्रेस करता है, और जाते टाइम जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी, जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी तो ये अपना रंग रूप कुछ ऐसे बदल लेती है। अभी ये थोड़ा सा मतलब वेव ऐसे नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, लो ये थोड़ा सा आ गया। देखो पहले ऊपर प्लस ए था, नीचे क्या आ गया है बताओ, माइनस ए आ गया है। पहले क्रैश था, अब क्या बन गया है, रो बन गया है। अच्छा, कंडीशन क्या याद करना है सर इसमें, एग्जाम में एमसीक्यू में आया था भाई ये, जब एक वेव को आप रेयरर मीडियम से, और ये स्ट्रिंग पे वेव बना रहा हूं मैं, जब वेव को आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास कराने की कोशिश करते हो तो उसकी क्या हालत होती है, तो उसकी क्या हालत होती है। सबसे पहली बात, क्रेस्ट ट्रो बन जाता है। सोच के देखो, अगर क्रेस्ट ट्रो बन गया तो ट्रो लेके आता तो क्या बन जाता, क्रेस्ट ट्रो बन गया तो ट्रो लेके आता तो क्रेस्ट बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं सर। यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो गया, अब ये वेव तो इधर जा रही है, वेव का डायरेक्शन दिखाना भी जरूरी है, वेव का डायरेक्शन दिखाना भी जरूरी है। अब ये वेव तो लेफ्ट में जा रही है, वेव लेफ्ट में जा रही है, तो मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू, देखो साइन जो लिखा है ना यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखू कि माइनस के एक्स लिखू, ये बताओ। प्लस के एक्स लिखू कि माइनस के एक्स लिखू, ये बताओ। इस बार बीच में प्लस के एक्स आएगा कि प्लस के एक्स आएगा, इस बार आएगा साइन टी प्लस के एक्स। पर इसमें अभी भी एक चीज की कमी है, पर इसमें अभी भी एक चीज की कमी है, क्या है बताओ। एम्पलीट्यूड प्लस दिख रहा है कि माइनस दिख रहा है, एम्पलीट्यूड प्लस दिख रहा है कि माइनस दिख रहा है, एम्पलीट्यूड क्या दिखे, 6 बोल नहीं रहे हो,
अरे भाई ऊपर पॉजिटिव, नीचे माइनस है, यहाँ पे माइनस बोलो ना तुम लोग, माइनस एम्पलीट्यूड। तो ये ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है, ये रिफ्लेक्टेड वेव का है। पर रिफ्लेक्टेड वेव को लिखने का एक और तरीका है, थोड़ा सुन लो अभी वो चीज। अब मुझे बताओ cos 180 प्लस थीटा कितना होता है? cos 180 प्लस थीटा कितना होता है? cos क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉरी। एक सेकेंड रुको यार, तुम लोग cos पे आ गए। cos नहीं चाहिए हमको चाहिए sin 180 प्लस थीटा। sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा कितना होता है बताओ? देखो ये 180 है, 180 का मतलब होता है 90 इंटू 2। अगर ये इवन नंबर है तो साइन तो बदलता नहीं है, और ये थीटा को कॉपी करते हो। और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। मतलब माइनस साइन थीटा को मैं साइन 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। साइन 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, कैसा समझा? माइनस साइन थीटा को मैं साइन 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या ये वाली जो रिफ्लेक्टेड वाली इक्वेशन है, देखो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, ए को हाथ मत लगाओ, ये रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? ए को हाथ मत लगाओ, ये बनेगी साइन, जगह कम पड़ेगी, रुको इधर लिखता हूँ, वाई आर, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी ए साइन, फॉर्मूला है 180 प्लस थीटा। 180 मतलब क्या भाई? पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो? देखो जिसको ये समझ में आ गया ना, और ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्यों बताया वो सुनो। पहले वाली वेव में और दूसरे वाली वेव में क्या कोई फेज डिफरेंस है? ये इंसिडेंट वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में क्या कोई फेज डिफरेंस है? ये बताओगे आप लोग मुझे। Is there any phase difference between incident and reflected wave? बोलो। ठीक है बच्चे यार ये लोग, एक वेव ऐसी है, एक वेव Opposite है। ऐसी है ना? फेज डिफरेंस कितने का फेज डिफरेंस है? पाई रेडियन का है। एक ऊपर थी वेव, तो ये ऊपर है ना वेव, ये तो 0 से चालू हो रही है, पर ये कहां से चालू हो रही है? ये तो 180 से चालू हो रही है ना, तो 0 माइनस हाँ, 180 it is। कितना होगा? 180 होगा ना पॉजिटिव में, डिफरेंस देखूंगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हाँ, दोनों के बीच का पाई रेडियन होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव मूव फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई होता है। और मैं ना यहाँ पे एंगल को देख के भी बता सकता था, देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स है, यहाँ भी ओमेगा टी प्लस के एक्स है, पर ओमेगा टी प्लस के एक्स के साथ एक एक्स्ट्रा एंगल कौन सा है? एक्स्ट्रा एंगल कौन सा है? पाई। और यही पाई आपको फेज डिफरेंस बताएगा, यही पाई आपको क्या बताएगा? फेज डिफरेंस बताएगा। तो क्या पहला कंडीशन सबको समझ में आ गया है कि अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हो, तो क्या होता है? भाई? यहाँ पे साइड में लिखा है मैंने, एकदम अच्छे से लिखा है, प्यार से लिखा है, एक बार तुम लोग पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। जब आप लोग किसी भी स्ट्रिंग में वेव फॉर्म करते हो और वो जो वेव फॉर्म हुई वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्रेस्ट होगी तो ट्रो बन जाएगी, ट्रो होगी तो क्रेस्ट बन जाएगी, और इनिशियल और फाइनल वेव के बीच में या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में पाई रेडियन का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? यस सर। बोलो। चलो वेरी गुड। Yes. अभी क्योंकि पहला वाला जो केस है, ये जो पहला केस था, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन बताया रेयरर से डेंसर, तो सेकंड केस में क्या बताओ? बोलो तुम लोग अपने से ही बता दो। डेंसर मीडियम टू डेंसर टू रेयर। रेयरर मीडियम बता रहा हूँ, ठीक है? डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने से क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे? तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे अभी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कैसे जाऊं? मतलब इस बार हैवी मीडियम से मुझे वेव को फॉर्म करना है और फिर रेयरर मीडियम में जाना है, क्या हाल होगा यहाँ पे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं, हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग ने क्या जुगाड़ लगाया यहाँ पे, ध्यान से देखना तुम लोग। इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये जो वॉल होती है या फिर जो एक पोल बोल दो, पोल के आसपास ये लोग क्या करते हैं, रिंग लगा देते हैं, और इस रिंग से ही एक
ओके माय बैड, जस्ट अ सेकेंड, एक रिंग यहाँ बना लेता हूँ और एक रिंग यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, दोनों रिंग बना लिया। और इस रिंग से ही वो लोग क्या करते हैं, रोप को निकालते हैं, इस रिंग से ही वो लोग रोप को निकालते हैं। तो ऐसा, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। पहली वेव जो ऊपर दिख रही है तुम लोगों को, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मैंने इस वेव को ऐसे जनरेट किया, ऐसे, तो ये वेव का पहले डायरेक्शन देखो, वेव ऐसे जा रही है, वेव के पास एम्पलीट्यूड है +a। अब यहाँ पे तुम लोग सोचने लगोगे सर यहाँ पे डेंसर कौन रेयरर कौन, वही तो सिचुएशन बना यहाँ पे। तो यहाँ पे डेंसर और रेयरर का मतलब क्या होता है, एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पे किस, कौन सी हल्की कौन सी भारी, तो इस रोप की बात करता हूँ। वेव कहाँ पे फॉर्म हो रही है, रोप में फॉर्म हो रही है ना वेव, तो रोप में फॉर्म हो रही है, तो रोप हमारा कैसा हो गया कंपेयर टू रिंग। रिंग ना मासलेस होती है ऑलमोस्ट, रिंग कैसी होती है, मास लेस, ऑलमोस्ट ना के बराबर इसका मास होता है, ऑलमोस्ट इसका मास ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब आप वेव को जनरेट करोगे, ये रिंग ऊपर नहीं जाएगी क्या, सोचो, रिंग नहीं ऊपर चले जाएगी ऐसे, रिंग ऊपर जाएगी वापस से नीचे आएगी, वापस से नीचे आएगी, तो ये वेव वापस से ऐसे ही फॉर्म करेगी। तो पहले जैसी वेव थी वैसे ही फॉर्म होगी वेव, जैसे पहले वेव थी वैसे ही वेव फॉर्म होगी, बस एक बार राइट में जाएगी तो एक बार लेफ्ट में जाएगी, ये छोटी सी चीज याद रखना है। तो यहाँ पे अगर पहले क्रैश था ना, बाद में भी क्रैश होगा, पहले ट्रफ था तो बाद में भी ट्रो होगा। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा। वेव में क्या फर्क आएगा, ये अगर होगा y = a sin ओमेगा टी -kx, तो इसमें क्या फर्क आएगा, खाली y = a sin ओमेगा टी +kx, खाली इतना ही फर्क आएगा। थोड़ा सोच के देखो ना, यहाँ पे जो ये वेव आपने फॉर्म किया, ये रिंग को ऊपर नहीं लेके जाएगा, और रिंग जब वापस नीचे आएगा, रिंग को जब ऊपर लेके जाएगा और रिंग जब ऊपर जाएगा, उसके आप लोगों को बता रहा था कि जब आपकी वेव ट्रैवल करेगी रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो क्रेस्ट ट्रो बन जाता है और ट्रो क्रेस्ट बन जाता है। फेज डिफरेंस होता है पाई रेडियन का, ठीक है। जब आपकी वेव ट्रैवल करेगी डेंसर से रेयरर मीडियम में उल्टा, तब आपका क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रो ट्रो ही रहेगा, और देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। एक फर्क आता है खाली कि एक बार वेव राइट में गई तो एक बार लेफ्ट में आएगी, एक छोटा सा फर्क है। ये छोटी छोटी चीज है जो मुझे ऑब्जर्व करनी थी। क्या मैंने इतनी चीजें ऑब्जर्व कर ली है, क्या मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है, बोलो भाई, ओ भाई। हाँ भाई हाँ। हाँ सर। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, अब बताता हूँ यहाँ पे एक और चीज सुनना। अभी तो मैंने खाली रिफ्लेक्शन बताया ना, इसमें ट्रांसमिशन भी इन लोगों ने दिया है, तो ट्रांसमिशन भी सुन लो, ट्रांसमिशन भी सुन लो क्या होता है। पता नहीं ये लोग ने अच्छे से बनाया कि नहीं बनाया, आई डू नॉट केयर ब्रो, आई डू नॉट केयर। मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या होगा। अब यहाँ से क्या होगा, मैं ट्रांसमिशन के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सुनो अभी। हाँ, ट्रांसमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, देखो ट्रांसमिशन के लिए अभी मैं क्या करूंगा, एक पहले एक ये सिचुएशन बनाता हूँ तुम लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, क्या है, सिचुएशन 1, सिचुएशन सी, रुको, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, सिचुएशन 1 देखते हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, डेंसर और रेयरर मीडियम तो लेंगे इस बार, पर सिचुएशन ऐसी लेने वाले हैं जहां पे ट्रांसमिट भी होगी वेव, जहां पे वेव क्या होगी, ट्रांसमिट भी होगी भाई। अब ट्रांसमिशन सिखा रहा हूं तुम लोग को, ट्रांसमिशन देख लो। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ट्रांसमिशन मतलब, सबसे पहले क्या किया मैंने, जो रोप है वो थोड़ी मोटी सी रोप ली, ये रोप थोड़ी सी मोटी है, और इसके बाद जो रोप ले रहा हूं मैं वो थोड़ी सी पतली है, ये वाली रोप थोड़ी सी पतली है, ठीक है, ये रोप थोड़ी सी पतली है, इसको याद करेंगे। एक रोप मोटी एक रोप पतली, पेज नंबर कितना है यार, 5 है कि 6 कि 7 है, 7 हो सकता है। अब देखो एक रोप मोटी एक रोप पतली है, इसका मतलब ये वाला पार्ट डेंसर हो गया, थोड़ा हैवी है ना ये रोप, और ये वाला थोड़ा रेयरर मीडियम हो गया, ये वाला क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, ये चीज जो है डिवाइड हो रही है। यहाँ पे मैंने ऐसे वेव को जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है, ऐसे 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 वेव को जनरेट करना है, ये वेव इधर जाएगी।
अब जब ये वेव इधर जाएगी, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, मेन तो ये है ना, उसके बाद क्या होगा देखते हैं। देखो इसके बाद क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या होगा। ये इधर तक ये बनाया और फिर यहां से एक ये बनाया। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या कर रहे हैं हम। ये वेव जा रही थी आगे, इसकी वेलोसिटी थी v, एम्पलीट्यूड था +a, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे आने के बाद, ये वाले पॉइंट के आने के बाद, अब सबसे पहली बात तुम लोग मुझे बताओगे कि डेंसर मीडियम से जब लाइट बोल रहा हूँ, वेव रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या वो अपना फेस चेंज करती है? क्या वो अपना फेस चेंज करती है? क्या वो अपना फेज चेंज करती है? बोलो। अरे डेंसर से रेयर में जा रही है तो नहीं कर रही है, इसका मतलब ये वेव जब इधर आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, तो वो ऐसे ही वेव बनाएगी ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सोचो, वेव का डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बदल गया खाली, मतलब पहले राइट में जा रही थी, वो वापस से आएगी लेफ्ट में, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे कुछ है नहीं बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग बांध दी है। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम दोनों चीज होगा। क्या? एक वेव वापस आएगी, एक वेव वापस आएगी, और वो थोड़ी ऐसी दिखेगी, देखो ऐसी दिख रही है ये वेव। और एक वेव आपको ना इधर दिखेगी जाते टाइम। किधर दिखेगी भाई? इधर दिखेगी जाते टाइम। इधर दिखेगी मतलब ऐसे दिखेगी, देखो ऐसे ऐसे। ये वाली वेव इधर जा रही है, हाँ, और ये वाली वेव इधर जा रही है। अब मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या कर रहे हो, मुझे समझा नहीं। सबसे पहली बात, जो वेव है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब क्रेस्ट तो क्रेस्ट ही रहेगा। तो पहले अगर क्रेस्ट था तो अभी भी तो क्रेस्ट ही है। पहले अगर क्रेस्ट था तो बाद में भी तो क्रेस्ट ही रहेगा ना, बराबर है। हाँ पहले क्रेस्ट था तो बाद में भी क्रेस्ट ही रहेगा। पर यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, पहले अगर एम्पलीट्यूड ए था, अब एम्पलीट्यूड ए नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड बदल गया, इसलिए A1 ले लिया यहाँ पे। इसलिए क्या ले लिया? A1 ले लिया, ठीक है। अब एक चीज सुनोगे, यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत बना दी है, इसको मैं वापस से सही बना दूंगा। ये फर्क पैदा है। ऐसे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ये बड़ा एम्पलीट्यूड बना दिया आपने, ये क्या किया आपने? सोच के देखो ना, जब भारी चीज हल्की चीज को उठाएगी तो ज्यादा ही उठाएगी ना। ये हल्की चीज जब, सॉरी, ये भारी चीज जब हल्की चीज को उठाने की कोशिश करेगी तो ज्यादा तो उठाएगी ना, ज्यादा उछालेगी इसको। अब खुद रिफ्लेक्ट जब होगी तब कम होगी, क्योंकि भारी है वो। समझ पा रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो बच्चों? मिरर के उस साइड में। मिरर नहीं है ये एक्चुअली मिरर नहीं है। इसको मैंने ऐसे सेपरेशन, मतलब ये पॉइंट मैंने टाई करके रखा है। ये वाले जो रोप है ना, ये वाला रोप, ये रोप थोड़ा सा ना मोटा है, ठीक है। ये वाला रोप थोड़ा थिक है और ये वाला रोप थोड़ा सा थिन है। तो ऑब्वियसली जो थिन है वो थोड़ा रेयर मीडियम बोल दिया मैंने इसको, रेयर मतलब हल्का है। जो थिक है वो मैंने उसको डेंसर मीडियम बोल दिया, क्योंकि थोड़ा भारी है। तो जब आपकी वेव आती है यहाँ तक, आती है यहाँ तक, यहाँ से दो चीज होगा। एक वेव यहाँ से ज्यादा उछल जाती है, एक वेव रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। मतलब एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, ये वेव दूसरी स्ट्रिंग में जा रही है, एक वेव डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब ट्रांसमिशन भी हो रहा है यहाँ पे। ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, प्लस रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, प्लस रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है कि हैवी वाली जो स्ट्रिंग है वो हल्की वाली को ज्यादा उछाल देती है, और खुद जब रिफ्लेक्ट होगी अपना एम्पलीट्यूड गिरा देगी। गिराई क्यों? थोड़ी एनर्जी इसको दे दी ना भाई, थोड़ी एनर्जी इसको दे दी तो खुद की एनर्जी तो कम होगी ना। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? सिचुएशन 1, क्या मुझे सिचुएशन 1 क्लियर है? हाँ एवरीवन Yes, बोला? sir. चलो ठीक है, वेरी नाइस। अगर ये Yes, समझ sir. में आ गया, अब इसका दूसरा केस करते हैं, सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। देखो सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो वापस से मुझे रोप कैसा लेना है, वैसे ही लेना है। मतलब रुको यार एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर। हाँ अब दिख रही है। तो वापस से मैं क्या करूंगा, इस बार एक ये रोप लिया मैंने, ठीक है, एक और रोप नीचे भी ले लेते हैं।
ये एक रूप लिया मैंने, और दूसरा रूप लेंगे हम लोग थोड़ा सा छोटा, मतलब ये समझ लो थोड़ा छोटा रूप लिया मैंने। अब वेव मुझे जनरेट कहाँ से कहाँ करना है वो भी सुनो। ये वाला अपना डेंसर मीडियम होता है ना, सॉरी ये वाला अपना रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब हल्का ना, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। अब इस बार वेव को जनरेट करना है ऐसे, देखो ऐसे जनरेट करना है, मतलब वेव ऐसे जा रही है। अब वेव ऐसे जाएगी, जब यहाँ पे आएगी, जब यहाँ पे आएगी तो क्या होगा इसके साथ, सबसे पहले क्या होगा, ये खुद वापस आएगी। अभी एक बात बता, जब लाइट सॉरी जब जो वेव है रेयरर से डेंसर जाती है, देखो यहाँ पे जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्रेस्ट का क्या हाल होता है, बोलो। तो अगर ये क्रेस्ट है तो जब ये वापस आएगी तो क्या बन के आएगी, यार, क्रेस्ट क्या बन के आ रही है, बोलो, ट्रो बन के आ रही है। ऊपर क्रेस्ट था तो नीचे ट्रो है। ये वेव का डायरेक्शन दिखा दो। ये वेव यहाँ गई, यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके साथ दो हाल हुआ। ये एक्चुअली ये आपका मतलब फर्स्ट केस होता है, ये इनिशियल वाला पॉइंट होता है ना, इनिशियल। आपने वेव जनरेट किया, वेव जनरेट के बाद फाइनली दिखेगा कैसा चीज है, फाइनली क्या होगा कि ये वेव जब यहाँ पे पहुंच जाती है, इसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है इधर, और देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड तो ए से कम है, तो मैंने A1 ले लिया। दूसरा सर इधर क्या हाल हो रहा होगा, ये भी तो सोच रहे हो तुम लोग, इधर क्या हाल हो रहा होगा, उधर क्या हाल हो रहा होगा। अब इतना चीज याद रखना, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो क्रेस्ट से ट्रफ तो बना लेती है, पर रिफ्रैक्शन के टाइम पे कुछ नहीं होता है, मतलब सर ये वैसे की वैसी जाएगी, मतलब पहले तो क्रेस्ट थी, बाद में भी क्रेस्ट ही रहेगी, बदलेगी नहीं। पहले क्रेस्ट थी, बाद में भी क्रेस्ट ही रहेगी, पर इस बार जो क्रेस्ट बनेगा उसके कंपेयर में छोटा सा क्रेस्ट बनेगा। क्रेस्ट कैसा बना, छोटा सा बना। छोटा क्यों बना, ये वाली जो रोप है वो हल्की है, हल्की रोप को उठाने के लिए, हल्की रोप को भारी चीज उठाना है तो ज्यादा उठा नहीं पाएगी, तो थोड़ा सा उठ जाएगी ये। तो ये ट्रांसमिशन वाला पार्ट हुआ। ये कौन सा पार्ट हुआ, ट्रांसमिशन वाला पार्ट हुआ ये, ठीक है। ये ट्रांसमिशन वाला पार्ट हुआ। ये कौन सा पार्ट हुआ, ये वाली वेव कौन सी है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो गया। एक सेकेंड रुको यार, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। एक ट्रांसमिशन वाला पार्ट हुआ और एक क्या हुआ, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हुआ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे दिमाग में रखनी है। एंट्रेंस में बहुत ज्यादा आता है यार इसके क्वेश्चन, अभी बोर्ड्स में मुझे लगता नहीं ये लोग कुछ देंगे, ये हटा दिया टॉपिक, पर एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इक्वेशन लिखने बोलोगे ना तो तुम लोग यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हो, कोई भी इक्वेशन बोलेंगे तो कोई भी इक्वेशन तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो। क्या सबको ये क्लियर है, सबको क्लियर है ये, बोलो भाई। हाँ सर। इसके पहले वाला जो पढ़ाया था वो भी थोड़ा याद रखना, यहाँ हाँ। पे मैंने कंडीशन लिख दिया है, ये कंडीशन तुम लोग याद रखो, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। बस रिफ्रैक्शन में क्या होगा या फिर ट्रांसमिशन में क्या होगा, अगर क्रेस्ट है, फॉर रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के टाइम पे क्या होता है, फॉर ट्रांसमिशन क्रेस्ट ही रहेगा और ट्रो ही रहेगा, ठीक है। वेव यहाँ से पलटता नहीं है, सबको समझ में आया, डन है ये पार्ट, बोलो। आगे बढ़ू मैं, आखिरी चीज की Yes, तरफ sir. बढ़ रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे हो सबसे हाँ आखिरी, सर। सर ये सच में आखिरी है, ये सच में लास्ट पार्ट है। हाँ जस्ट अ सेकेंड, देख लेने दो, ये शायद से रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सा है ये, शायद से ये रिफ्लेक्शन है लॉन्जिट्यूडनल वेव का, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो आप लोग को ये पेज नंबर दिखेगा 134 पे, किस पे दिखेगा, भाई, ओ भाई, किस पे दिखेगा, 134।
134 पे दिखेगा। तो अब ये रिफ्लेक्शन वाला समझा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन एज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रिफ्लेक्शन एज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अभी समझते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, बैटरी इज रनिंग लो, लगता है विकेट गिरने वाला है। देखो लैपटॉप भी बंद होने वाला है और मैंने चार्जर नहीं लाया, गलती से भूल गया मैं। कितना बाकी है चार्ज? 12% बाकी है, पर हो तो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, हो जाएगा शायद, दुआ करो भगवान से। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल, सुनते जाओ। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ऑफ ए लॉन्जिट्यूडनल वेव, ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। मतलब मुझे यहाँ पे फिर से रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम तो चाहिए होगा ना भाई। तो एक बना लेते हैं हम लोग, एक वॉल बना लेते हैं, एक वॉल बना लेते हैं ब्लू कलर से, मोटी सी वॉल बना लेते हैं। ये बनाया मैंने एक वॉल, एक सिचुएशन के लिए बनाया, ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है। और यहाँ पे वॉल के साथ आपको और क्या चाहिए मालूम है? मैं एक ही सिचुएशन बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। शी, गलत कर दिया मैंने, माफ कर दो, माफ कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा क्रेस्ट बना, मैं क्या बना रहा हूँ? कंप्रेशन बना रहा हूँ, रेयर फ्रैक्शन बना रहा हूँ? मैं कंप्रेशन के लिए समझाऊंगा, तुम लोग को रेयर फ्रैक्शन के लिए समझ में आ जाएगा। कंप्रेशन के लिए बना रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, बस तुम लोग को समझना है, एक बार पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा। एक्चुअली फिलहाल ये कंप्रेशन है, और इसके बाद बनाते हैं रेयर फ्रैक्शन, इसके बाद बना लेते हैं रेयर फ्रैक्शन। एक के लिए समझाऊंगा, बाकी सबके लिए आ जाएगा। ये हो गया अपना कंप्रेशन, ये हो गया रेयर फ्रैक्शन। अच्छा तुम लोग देखो, अभी फिलहाल वेव तो इस डायरेक्शन में जा रही है। तुम लोग मुझे बताओ अभी सामने से कि जो वेव है रेयरर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयरर जा रही है? वेव जो है रेयर से रेयर, सॉरी, कैसे जा रही है वेव? Rarer to denser. यहाँ पे जा रही है फिलहाल रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब क्या हाल होगा वेव का, वो सीखना है हम लोग। चलो भाई देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ये कॉम्प्रेशन वाला पार्ट, ये कॉम्प्रेशन वाला पार्ट सुनना ध्यान से आप लोग, जैसे ये कॉम्प्रेशन वाला पार्ट इसको हिट करता है, किसको? वॉल को हिट करता है। जैसे कॉम्प्रेशन वाला पार्ट वॉल को हिट करता है, कॉम्प्रेशन क्या चाहता है एक बात बताओ मुझे। तुम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखोगे, तुम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखोगे, स्प्रिंग क्या करेगा, या स्प्रिंग क्या करना चाहेगा? खुलना चाहेगा कि बंद होना चाहेगा? स्प्रिंग खुलना चाहेगा कि बंद होना चाहेगा? स्प्रिंग को खुलना चाहेगा। खुलना चाहेगा। पर ये कंप्रेशन वाला पार्ट स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह ही है। जब आप इसको डेंसर मीडियम में लेके जाओगे, डेंसर मीडियम इसको और धक्का देगा। ये वैसे ही कंप्रेस्ड पार्ट है, आप इसको डेंसर मीडियम में लेके जाओगे, डेंसर मीडियम इसको और धक्का देगा, तो ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्वेश्चन ये है। अरे बच्चों ये है ही कंप्रेशन, इसको खुलना था, पर डेंसर मीडियम में इसको खुलने नहीं दिया, इसको तो और पैक कर दिया। तो जो पहले कंप्रेशन था, जो पहले कंप्रेशन था, कंप्रेशन वो अभी भी कंप्रेशन ही है। इसका मतलब जो पहले रेयर फ्रैक्शन होगा वो भी रेयर फ्रैक्शन ही होगा। क्या इधर कोई फेज का चेंज हुआ? क्या इधर कोई फेज का चेंज हुआ? पहले क्रैश था, पहले कंप्रेशन था, तो अभी भी कंप्रेशन है, मतलब फेज डिफरेंस कितना है? 0 रेडियन है। कितना है? 0 रेडियन है। पर एक चीज बदली सर, एक चीज बदली, जब ये वेव वापस आएगी तो इसका वेव का वेलोसिटी बदल जाएगा। एक वेलोसिटी v है तो एक वेलोसिटी माइनस v पकड़ लो, वेलोसिटी बदल जाती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, मतलब जब आप ये जो पूरी सिचुएशन बताई मैंने, ये पूरा कहां से कहां वैलिड है? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम वैलिड है। पर जब आप क्या करोगे, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में यही काम करोगे,
कॉम्प्रेशन को ही लेके आऊंगा डेंसर मीडियम से, और रेयर मीडियम में छोड़ दूंगा, तो रेयर मीडियम तो हल्का है ना, तो कंप्रेशन क्या करेगा, अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा। तो कंप्रेशन क्या करेगा, अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा, और कंप्रेशन बन जाएगा रेयर फ्रैक्शन। सिमिलरली रेयर फ्रैक्शन को लेके आऊंगा, वो यहाँ पे कंप्रेशन बन जाएगा। मतलब इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा कितने का होगा, पाई रेडियन का होगा।